गाइस, हर घर में एक ऐसी चीज होती है जिसे हम सिर्फ सामान समझते हैं। पर क्या हो अगर वो चीज तुम्हें देख रही हो, तुम्हें घूर रही हो, तुमसे बात कर रही हो, तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ठीक ऐसी चीज एक लड़की के साथ हुई थी जिसके कारण उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो ऐसी क्या चीज हुई उसके साथ में, ऐसी क्या घटना हुई थी उसके साथ में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ऐसे हॉन्टेड, सस्पेंस, मिस्ट्री भरे वीडियो देखने के लिए डार्क मिस्ट ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी कहानी कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु के किसी शहर की। रिया नाम की लड़की अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। आज उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन था। उसके घर पे उसके फ्रेंड वगैरह भी थे, वो पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन रिया को पता नहीं था रिया की ये दो पल की खुशी कभी किसी दुख दर्द में बदल जाए जिसका वो अंदाजा तो नहीं लगा सकती। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रिया अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने घर की छत पर बैठी थी, उनसे बातें कर रही थी, हंस रही थी और एंजॉय कर रही थी। आज रिया काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके पिता ने आज 4 साल बाद पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट करा था। 4 साल तक कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। रिया रिया की तीनों फ्रेंड्स रिया से कहती है, रिया जो गिफ्ट्स हमने तुझे दिए थे उसको ओपन कर और हमें बता कि तुझे गिफ्ट कैसे लगे, तुझे कितने पसंद आए। रिया की तीनों फ्रेंड्स का नाम प्रियांशी था, तन्नू था और किरण था। रिया सबसे पहले अपनी फ्रेंड प्रियांशी का गिफ्ट ओपन करती है। इसके अंदर राधे कृष्ण की प्यारी सी सुंदर सी तस्वीर थी। तस्वीर इतनी सुंदर थी कि वो उसको देखकर मनमोहित हो जाती। एक एक करके वो तन्नू और किरण का गिफ्ट भी ओपन करती है। तन्नू के गिफ्ट में एक प्यारी सी बुक निकलती है जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, और किरण के गिफ्ट में एक उसकी फोटो का फ्रेम निकलता है जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। प्रिया अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलती है, उन्हें कहती है आपके गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, थैंक यू इतने अच्छे गिफ्ट देने के। पर एक गिफ्ट ऐसा था जो रिया के पास बचा हुआ था, उसके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई थी। वो गिफ्ट दिखने में काफी ज्यादा पुराना था। उस गिफ्ट के ऊपर देने वाले का कोई नाम नहीं था, उस पे सिर्फ एक चीज लिखी हुई थी, अगर ये गिफ्ट खोला तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये लाइन पढ़ने के बाद में रिया जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी सहेलियों से कहती है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक करना चाहता है, मुझे डराना चाहता है, पर मैं इस प्रैंक के अंदर नहीं फंसूंगी। प्रैंक करने वाले को भी ये लगना चाहिए कि रिया किसी प्रैंक से नहीं डरी। फिर वो उस गिफ्ट को ओपन करती है। गिफ्ट को ओपन करने के बाद में उसके अंदर से एक गुड़िया निकलती जिसे आप डोल भी बोल सकते हो। वो डोल दिखने में काफी ज्यादा पुरानी थी, उसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। रिया कहती है कि मुझे इतनी पुरानी गिफ्ट कौन गिफ्ट कर सकता है, गिफ्ट के ऊपर ना किसी देने वाले का नाम है, तो मैं कैसे पता करूँ ये गिफ्ट मुझे किसने दिया। रिया की फ्रेंड प्रियांशी कहती है, तू ये सब छोड़, तुझे गिफ्ट किसने दिया है, कौन है। मेरी माने तो ये गिफ्ट तू फेंक दे। ये गिफ्ट मुझे इसे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अंदर से ऐसा फील हो रहा है। रिया कहती है, पर ये गिफ्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी फ्रेंड हो, इसलिए ये गिफ्ट मुझे किसने भी दिया हो मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। उसकी फ्रेंड प्रियांशी कहती है, मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ अलग फील हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने तुझे कह दिया। अब वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है तू इसे अपने पास रखती है कि नहीं। वो सब बर्थडे की बातें कर ही रहते। फिर वो डोल अचानक प्रियांशी को देख रही थी, उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। प्रियांशी रिया से कहती है कि ये डोल मुझे देख रही है, मुझे कुछ कहना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है। रिया कहती है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, भला एक डोल, मामूली सी डोल ऐसी तुम्हें देख कैसे सकती है, तुमसे बातचीत कैसे कर सकती है। नहीं नहीं रिया, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। रिया कहती है, पहले जाकर तुम अपना चेहरा थोड़ा वॉश कर आओ जिससे तुम्हारा तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए।
प्रियांशी कहती है ठीक है मैं एक बार, तुम कहती हो तो मैं चेहरा वॉश करके आती हूँ। प्रियांशी वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा वॉश कर रही थी शीशे के सामने। वॉश करते करते उसे शीशे के अंदर वही डोल दिखाई देती है जो रिया के पास थी। वो डोल रिया से कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या कहना चाहती थी, तुम्हें तुमसे क्या बात करना चाहती थी, मैं तुम्हें कहना चाहती थी मुझे खाना खाना चाहिए। यह सब सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है वो डोल वहां से गायब हो जाती है। प्रियांशी फौरन वहां से बाहर निकलकर रिया के पास जाती है और कहती है रिया मैं वॉशरूम गई थी चेहरा वॉश करने के लिए। वॉश करते करते मैंने शीशे के अंदर जो तुम्हारे पास डोल है वो डोल मैंने शीशे के अंदर देखी। जैसे ही मैंने पीछे देखा वो डोल वहां से गायब हो चुकी। रिया कहती है मुझे शायद ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। फिर प्रियांशी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद प्रियांशी की मम्मी प्रियांशी से कहती है तुम्हें देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब। प्रियांशी कहती है नहीं मम्मी मेरे सर में थोड़ा दर्द है इसी कारण। प्रियांशी की मम्मी कहती है चलो तुम अपने बेडरूम में जाकर थोड़ा आराम करो जिससे तुम्हारा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। वो अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद वो सोचती है कि रिया को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, वो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही थी, उससे मेरी बातें वहम क्यों लग रही थी। और सोचते सोचते उसे अचानक नींद आ जाती है। फिर वो सो जाती है। सोने के ठीक 1 घंटे बाद उसे कमरे में किसी चीज का एहसास होता है, जैसे कि कोई आया हो, कोई उसे देख रहा हो, कुछ उससे बोलना चाहता हो। जैसे उसे ऐसा लगा वो फौरन बिस्तर से उठकर अपने आसपास जाकर चेक करती है। आसपास उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो इसे इग्नोर करके अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। फिर सुबह होने के बाद में प्रियांशी की मम्मी पूरे घर में चिल्ला रही थी। जैसे चिल्लाने की आवाज प्रियांशी के कानों में पड़ती, प्रियांशी तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है माँ तुम चिल्ला क्यों रही हो, ऐसा क्या देख लिया तुमने, ऐसी क्या चीज देख ली। उस वक्त उसकी माँ ने वो चीज देखी थी जिसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी माँ ने उनकी मरी हुई बिल्ली को देखा था फर्श में। बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको नोच नोच कर खाया हो। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मतलब उसकी बॉडी पर दांतों के निशान भी थे। प्रियांशी कल्पना करने लगती है और सोचती है शायद मुझे जो रात को कुछ आवाज आई थी, कुछ चीज सुनाई दी थी, ये कहीं किसी ने तो नहीं किया। कहीं इन सभी के पीछे उस डोल का तो हाथ नहीं जो रिया के पास है। वो तुरंत रिया को फोन करती है और रिया से कहती है रिया तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तुम्हें फटाफट मेरे घर पे आना होगा। रिया कहती है तुम ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो, मुझे तुम फोन पे बता सकती हो। नहीं रिया ये बात ऐसी मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती, तुम्हें मेरे घर पर ही आना होगा। ये कहकर प्रियांशी फोन काट देती है। प्रियांशी मुझे ऐसा क्या बताना चाहती है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती है। फिर वो अपनी अलमारी से वो डोल निकालती है। डोल निकालने के बाद वो जैसे अपने गले से लगाती है उसमें किसी चीज की बू आने लगती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसमें किसी चीज की गंध आने लगती है। ऐसी गंदी चीज जो जैसे कोई कच्चा मांस खा रहा हो। प्रियांशी सोचती मैंने इसको ऐसी जगह पे भी नहीं रखा जहाँ पर कचरा हो, गंदी जगह हो, मैंने इसको सुरक्षित जगह पर रखा था। फिर इसमें से गंदी चीज की बदबू कहाँ से आ सकती है। फिर वो उसे इग्नोर करके तुरंत प्रियांशी घर पे चली जाती है। प्रियांशी घर पे जाने के बाद में रिया प्रियांशी से कहती है तुम ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती थी मुझे जो तुमने अर्जेंट मुझे घर पे बुलाया। प्रियांशी कहती है देखो रिया रात को सोते टाइम मुझे अजीब सी चीज महसूस हुई, ऐसा लगा मेरे कमरे में कोई है, मुझे कुछ कहना चाहता है। उसे देखने के लिए मैं जैसे ही कमरे में आसपास उसको देखा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उसे इग्नोर करके मैं सो गई। रात को सोने के बाद में जैसे मैं सुबह उठी मेरी माँ पूरे घर में चिल्ला रही थी,
उस वक्त मेरी माँ ने हमारी मरी हुई बिल्ली को देखा था, उसकी डेड बॉडी फर्श पर पड़ी थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस चीज के पीछे जो तुम्हारे हाथ में जो डोल है उसी का हाथ है, ये सब उसी ने किया है, ये तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। रिया कहती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक मामूली से दिखने वाली डोल जिसमें किसी की जान नहीं है, भला वो एक बिल्ली को कैसे मार सकती है? मुझे तुम्हारी फालतू बकवास बातें नहीं सुननी, मैं अपने घर जा रही हूँ। रिया अपने घर चली जाती है। प्रियांशी अपने घर पर बैठी बैठी रो रही थी, खुद को कोस रही थी, खुद के ऊपर चिल्ला रही थी, उससे कह रही थी कि मैं कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरी बातों को मजाक में क्यों ले रहा है, ऐसा क्या करूं जिससे सब मेरे ऊपर यकीन करने लग जाए। फिर कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद में अपने बेडरूम में सो जाती है। सोने के ठीक 1 घंटे बाद में उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, पर वो आवाज इस बार कुछ अलग थी। उसे सुनाई दे रहा था, अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। जैसे ये बात उसके कानों में पड़ती, वो तुरंत अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है। उसके पूरे बदन पे पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। वो फौरन अपनी किचन में जाके उसके किचन में जो भी सामान बचता है वो एक थाली के अंदर परोस के अपने रूम के बीचों बीच रख देती है और आंख बंद करके सो जाती है। फिर अगली सुबह जैसे वो उठ के सामने उस थाली को देखती, वो थाली पूरी तरीके से खाली थी, उसमें अन्न का एक भी टुकड़ा नहीं था। ये देखकर वो अचंभित हो जाती है। फिर वो तुरंत अपनी फ्रेंड रिया को कॉल करती है। जैसे वो कॉल करती है उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इसी डोल को खत्म कर दिया जाए, ना डोल रहेगी ना ऐसे हादसे होंगे। प्रियांशी उससे कहती है, मैं जबरदस्ती तो रिया से डोल नहीं ले सकती, मुझे चुपके उससे डोल चुरानी होगी और उसे मारना होगा। वो तैयार होके अपना बैग लेके रिया के घर पर चली जाती है। रिया के घर पे जाने के बाद में घर पर ओनली 4 दादी जी बैठी थी। वो दादी जी से कहती है, दादी जी रिया कहाँ पर है, कहाँ पर गई हुई है? उसकी दादी जी कहती है, रिया भी कुछ काम से बाजार गई हुई है, वो कुछ ही देर में आती होगी, जब तक तुम उसके रूम में बैठकर उसका इंतजार कर लो। प्रियांशी रिया के कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो डोल चुराने का उसे मौका मिल जाता है। वो फौरन उसकी अलमारी में से वो डोल निकालती है और वो अपने बैग में रख लेती है। वो कमरे से बाहर चली जाती है और दादी जी से कहती है, दादी जी मुझे कुछ काम है अभी, इसलिए मैं थोड़ा जा रही हूँ, जैसे रिया आ जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। दादी जी कहती है, ठीक है चलो जाओ तुम। प्रियांशी वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ लोग कम रहते हो, लोग उसे देख ना पाए। ऐसी जगह जाने के बाद वो बैग से उस गुड़िया को निकालती है और उसको जला देती है। वो तब तक वहां बैठी रहती है जब तक वो डोल पूरी तरीके से राख में नहीं बदल जाती। कुछ मिनटों तक जलने के बाद में वो डोल राख में बदल जाती है। जैसे वो राख में बदलती है, वो रिलैक्स होकर शांति से अपने घर चले जाती है। घर जाने के बाद वो बेटी बेटी खुद से कहती है, अगर रिया को उस डोल के बारे में पता चला, उसके पास डोल नहीं है, तो उसका रिएक्ट कैसा होगा, वो क्या करेगी, ऐसा उसने सोचा। फिर कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। वो खाना खाकर अपने बेडरूम में सो जाता है। सोने के बाद में रात को उसे कुछ आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी, जैसी आवाजें पहले सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे, अब तक उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। फिर अगली सुबह प्रियांशी की मम्मी खुद से कहती है कि प्रियांशी अभी तक क्यों नहीं उठी। सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। वैसे तो प्रियांशी सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वो अभी तक नहीं उठी।
फिर वो ये सब देखने के लिए प्रियांशी के रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जैसे वो सामने देखती है वो शॉक हो जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो कोमा में चली गई है। तो गाइज प्रियांशी की मम्मी ने उसके कमरे में ऐसा क्या देखा था जिससे वो पूरी तरीके से शॉक हो गई। ना प्रियांशी को रात को किसी चीज की आवाज आई, ना उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। उसने डॉल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, उसको जला दिया था। क्या वो डॉल जिंदा है या फिर मर गई या फिर और भी ज्यादा खतरनाक बन गई, ये सब हम आपको बताएंगे इसके अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अगला चैप्टर हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो सुनते रहिए डार्क मिस्टर रूट की सस्पेंस भरी कहानियां। धन्यवाद।